हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आईसीआरडी आईएएस सेंट्रल रिसर्च एंड डेवलपमेंट। आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं कि हिस्ट्री एंड कल्चर के सारे क्वेश्चंस कैसे डायरेक्टली करंट अफेयर से आए, वर्बेटिम आए। एक भी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए किसी भी बुक की रिक्वायरमेंट नहीं थी। जो बुक्स आप पढ़ते हैं नॉर्मली ओल्ड एनसीईआरटी, न्यू एनसीईआरटी और जो भी आपकी स्टैंडर्ड बुक्स हैं, वो यहाँ पे टोटल जो 18 क्वेश्चंस आते हैं उन एन एवरेज हिस्ट्री एंड कल्चर के, उनमें से 3 से 4 से ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व नहीं करा पाती। इसी वजह से एस्पिरेंट्स यहाँ पे हर साल 28 से 30 मार्क्स 28 टू 30 मार्क्स को लूज कर रहे हैं। और हिस्ट्री और कल्चर जो है अभी एक यहाँ पे डराने वाला पोर्शन बन चुका है, क्योंकि इसके क्वेश्चंस को सोल्व कर पाना इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गया है एस्पिरेंट्स के लिए। देखते हैं कि ये जो क्वेश्चंस हैं ये कितने ज़्यादा इजी थे, कितने ज़्यादा वर्बेटिम थे, और क्यों यहाँ पे लोग इनको कवर नहीं करते, जो इंस्टीट्यूशंस है वो कवर नहीं करते, और कैसे हमने पिछली साल इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर और इसी रिसर्च के ऊपर टोटल 20 मार्क्स डायरेक्टली दिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, तो ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे ये है टर्म फनम के बारे में पूछा गया कि जो फनम है वो यहाँ पे किस चीज़ को रेफर करता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सिंपल क्वेश्चन है यहाँ पे, इनमें से कोई एक ठीक है। तो यहां पे इसका जो आंसर है वो कोइन है। ये अब हम जानते हैं एग्जाम होने के बाद, ठीक है। क्या ये न्यूज़ में था? ये बिल्कुल न्यूज़ में था। यहां पे जैसे मैंने आपको बताया कि हिस्ट्री एंड कल्चर के जो हमारे जो क्वेश्चंस होते हैं वो टोटल 3 साल की जो रेंज होती है करंट अफेयर्स की, उसके अंदर से आते हैं। तो ये हमारा न्यूज़ में था, करंट अफेयर में था। यहाँ पे जो सीधा बताया गया है कि जो टर्म पनम, जिसको फनम भी बोलते हैं, फनम और पनम दोनों ही मेंशन है, वो बेसिकली कोइंस है। तो हमारा डायरेक्ट सॉल्यूशन हो गया। आपके किसी भी नॉर्मल बुक में इसका सॉल्यूशन प्रोवाइडेड नहीं है। अगला हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे प्रीलिम्स 2022 का क्वेश्चन नंबर 51। सेट ए को हम रेफर करते हैं तो वो आप वहाँ पे देख सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं। बात करते हैं भारत सरकार का अधिनियम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 जो है, उसमें यहाँ पे बेसिकली 2 लिस्ट बनाई गई, रिजर्व लिस्ट और ट्रांसफर्ड लिस्ट। मींस जो एडमिनिस्ट्रेशन के मुद्दे हैं उनको 2 लिस्ट में डिवाइड कर दिया गया। क्वेश्चन यहाँ पे पूछता है कि इनमें से कौन से ऐसे सब्जेक्ट है जो रिजर्व लिस्ट के अंदर आते हैं। ऑप्शन हमें बताता है कि मिनिमम 3 ऐसे कोई से इन चारों में से यहाँ पे ऑप्शन है जो रिजर्व लिस्ट में आते हैं। तो आपको उस एक के बारे में पता होना चाहिए जो रिजर्व लिस्ट में नहीं आता। वो है हमारा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। आइडियली हमें सोचते ही पता भी चल जाता है कि जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है वो यहाँ पे बेसिकली ट्रांसफर्ड ही होगी, ताकि वहां पे डायरेक्ट रूल किया जा सके। ये हमारा न्यूज़ में था द हिंदू के अंदर, पेपर से जस्ट 1 से 1.5 महीने पहले ये न्यूज़ में आया था। 9 अप्रैल 2022 को। इसमें सीधा बताया गया है कि जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, आर्टिकल को खुलते ही पता चलता है वो यहाँ पे हमारी ट्रांसफर्ड लिस्ट में आती है। एक और यहाँ पे रेट्रोस्पेक्टिव आर्टिकल है द हिंदू का ही, जो कि कहता है ट्रांसफर्ड लिस्ट के अंदर आती है हमारी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो डायरेक्ट सोल्यूशन नो बुक रिक्वायर्ड। हालांकि ये काफ़ी ज़्यादा ईजी क्वेश्चन है। नाउ अब यहाँ पे देखते हैं हिस्ट्री एंड कल्चर क्वेश्चंस आर वेरी टफ, राइट। आपकी भी ये मेंटेलिटी होगी, आप में से काफ़ी सारे जो लोग हैं, वो जो एस्पिरेंट्स हैं, वो ये समझते होंगे कि हिस्ट्री एंड जो कल्चर के क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा टफ होते हैं। आज देखते हैं हम कितने ज़्यादा टफ है और कितने ज़्यादा ईजी है। अगले क्वेश्चन पे हम यहाँ पे बात करते हैं। इसमें यहाँ पे 3 पर्सनैलिटीज़ के नाम दिए गए हैं, मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड है। पूछा गया है कि इनमें से कौन से ऐसे हैं जो यहाँ पे गदर पार्टी से रिलेटेड थे। नाउ यहाँ पे ऑप्शन हमें कहता है कि मिनिमम 1 तो कोई था ही और मैक्सिमम 2 भी हो सकते हैं। तो अब आपको इनके बारे में पता होना चाहिए बेसिकली क्या है। देखते हैं। सबसे पहले हमारा यहाँ पे ये आर्टिकल है इंडियन एक्सप्रेस का, पेपर से करीब करीब 7-8 महीने पहले का, प्रीलिम्स 2022 से। वो कहता है कि गदर म्यूटिनी जो है उसको लीड कौन कर रहे थे? रास बिहारी बोस। तो रास बिहारी यहाँ पे जो बोस हैं वो तो डायरेक्टली एसोसिएटेड है हमारी गदर पार्टी के साथ। तो थर्ड जो है वो तो हो गया करेक्ट। अब थर्ड ऑप्शन किन ऑप्शंस के अंदर नहीं है? इसके अंदर नहीं है, ये रॉन्ग हो गया। इसके अंदर नहीं है, ये रॉन्ग हो गया। अब यहाँ पे इन 2 में थर्ड दिया गया है, आपको पता होना चाहिए। एक में 1 भी दिया गया है, तो क्या 1 करेक्ट है? नहीं। 1 पे ऑप्शन दिया गया है बरिंदर कुमार घोष। तो जो बरिंदर कुमार घोष है वो यहाँ पे एसोसिएटेड थे जुगान्तर के साथ। तो ये भी हमें क्लियरली पता चलता है द इंडियन एक्सप्रेस से ही। तो ये हमारा 1 जो है वो गलत हो गया, ये यहाँ पे गदर पार्टी से एसोसिएटेड नहीं है। तो ऑप्शन हमारा 3 ओनली बचता है। अब यहाँ पे जो दूसरी पर्सनैलिटी है दूसरे नंबर पे, जोगेश चंद्र चटर्जी, उनके बारे में भी यहाँ पे डायरेक्टली न्यूज़ में था। आप यहाँ पे देख सकते हैं सीधा दिया गया है कि जो जोगेश चंद्र चटर्जी है वो HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़े हुए थे। तो यहाँ पे ये भी हमारा बेसिकली जो पर्सनैलिटी है वो गदर पार्टी से एसोसिएटेड नहीं है। डायरेक्ट सॉल्यूशन है 3 ओनली। नाउ अगला हमारा क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू प्रपोजल्स ऑफ क्रिप्स मिशन। अगर क्रिप्स मिशन की बात करें तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर बनने थे भारत का संविधान बनाने के लिए, वो यहाँ पे बेसिकली नॉमिनेट होने थे प्रोविंशियल असेंबली से और प्रिंसली स्टेट से, ठीक है।
इस क्वेश्चन में वर्ड प्ले किया है बेसिकली यूपीएससी ने। ये जो नॉमिनेटेड वर्ड है ना, ये गलत है। बेसिकली हुआ क्या था कि जो प्रिंसली स्टेट थे वहां से तो मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में नॉमिनेटेड होके आए थे, और जो यहाँ पे जो बाकी की आपकी प्रोविंशियल असेंबलीज है वहां से इलेक्ट होके आए थे। हमारा जो न्यूज़पेपर का आर्टिकल है वो सीधा बताता है, क्रिप्स मिशन 1942 द इंडियन एक्सप्रेस का ही आर्टिकल है, सीधा बताता है कि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए बेसिकली प्रोविंसेस के इलेक्शन हुए थे। नाउ यहाँ पे ये करेक्ट हो गया हमारा फर्स्ट जो है, सॉरी करेक्ट नहीं हो सकता क्योंकि नॉमिनेटेड वर्ड दोनों के लिए यूज किया, जबकि नॉमिनेटेड प्रिंसली स्टेट्स के लिए यूज होना था, और हमारा जो यहाँ पे असेंबलीज है, प्रोविंशियल असेंबलीज, उसके लिए इलेक्टेड वर्ड यूज होना था। तो ये स्टेटमेंट हो गई हमारी गलत, फर्स्ट हो गई गलत। अब ऑप्शन हमें क्या कहता है कि या तो कोई सी एक ठीक है, या दोनों ठीक हो सकती है, या दोनों गलत हो सकती है। तो आपको दोनों के बारे में पता होना चाहिए। सेकंड जो स्टेटमेंट है वो कहती है कि कोई भी प्रोविंस जो यहाँ पे जो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन है उसको अगर यहाँ पे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, तो वो एक सेपरेट एग्रीमेंट कर सकती है ब्रिटेन के साथ रिगार्डिंग इट्स फ्यूचर स्टेटस। तो यहाँ पे हमारा आर्टिकल सीधा बताता है कि जो ब्रिटिशर्स हैं उनके द्वारा ये ऑफर दिया गया था, ऑफर अवेलेबल था प्रिंसली स्टेट्स को और इंडिविजुअल प्रोविंसेस को, कि वो उनके साथ यहाँ पे डायरेक्टली एक अपना कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। तो जो सेकंड स्टेटमेंट है वो हमारी यहाँ पे करेक्ट है। इट मीन्स 2 ओनली इज द आंसर, करेक्ट आंसर। नो बुक रिक्वायर्ड, सीधा वर्बेटिम न्यूज़पेपर से। अगला हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे जिसको बहुत ज़्यादा टफ डिक्लेयर कर दिया गया कि ये तो इम्पॉसिबल है, इसको तो ये तो सोल्व करने के लिए बना ही नहीं है। तो चलिए बात करते हैं। नाउ यहाँ पे हमारी ये टर्म दी गई है, 4 टर्म है। पूछा गया है कि क्या ये सभी जैना टेक्स्ट है, जैनिज्म से बिलोंग करने वाले स्क्रिप्चर या लिटरेचर है या टेक्स्ट है। तो हम इसके बारे में पता करते हैं। ऑप्शन हमारा यहाँ पे कहता है कि मिनिमम 3, यहाँ पे मैक्सिमम 3 भी कोई जैन टेक्स्ट हो सकते हैं इनमें से, या फिर कोई 2 भी हो सकते हैं, 2 और 4 भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे चारों तो नहीं है, ये हमें पता होना चाहिए। बेसिकली हमें इनमें से किसी एक के बारे में पता होना चाहिए जो जैना टेक्स्ट नहीं है। तो यहाँ पे हमारा न्यू इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है जो सीधा बताता है कि जो अवदान जताका या फिर जिसको अवदान शताका भी बोलते हैं, वो यहाँ पे बुद्धिस्ट लिटरेचर है, बुद्धिस्ट ट्रेडिशन से बिलोंग करता है। तो अवदान जताका है थर्ड ऑप्शन पे। अब थर्ड यहाँ पे किस किस के अंदर नहीं है, अब क्योंकि थर्ड एक जैना टेक्स्ट नहीं है तो ये इसमें थर्ड ऑप्शन है, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया और ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन ही सीधा बचता है 2 और 4 ओनली, मीन्स बी इज द करेक्ट आंसर। आपकी किसी भी नॉर्मल बुक से इसको सोल्व नहीं किया जा सकता, और यहाँ पे न्यूज़पेपर से डायरेक्ट वर्बेटिम सॉल्यूशन प्रोवाइड किया गया है। अब यहाँ पे एक और इनसाइट है, हिस्ट्री एंड कल्चर क्वेश्चंस आर नॉट टू सोल्व, राइट। आपको लगता है, काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स को लगता है, इवन टीचर्स को भी लगता है कि हिस्ट्री एंड कल्चर के जो मैक्सिमम क्वेश्चन है वो इसलिए टफ बनाए जाते हैं क्योंकि उनको सोल्व करने के लिए बनाया ही नहीं गया। अब ये क्वेश्चन बड़ा टफ डिक्लेयर किया गया था, लेकिन ये तो सबसे ज़्यादा ईजी क्वेश्चन है, आपके सामने आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है जिसको अगेन बहुत ज़्यादा टफ डिक्लेयर कर दिया गया। काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशन ने तो ये भी यहाँ पे क्लेम किया कि जो इवन जो जैन स्कॉलर्स हैं उनको भी इनके बारे में नहीं पता, इन पर्सनैलिटीज़ के बारे में कि ये कौन है। जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स हैं उनको भी नहीं पता, लेकिन ये तो डायरेक्टली आपके कॉमन न्यूज़पेपर में था, राइट अंडर द नोज से क्वेश्चन आया है। वो बोलते हैं कि एवरीथिंग अंडर द सन जो भी है वहां से यूपीएससी के क्वेश्चन आते हैं, तो ऐसा नहीं है। जो क्वेश्चन है वो डायरेक्टली आपके सामने से आते हैं, जस्ट कवर करने की और रिसर्च करने की देरी भर है। बात करते हैं, 3 पर्सनैलिटी के नाम दिए गए हैं और पूछा गया है इनके बारे में कि ये किस पंथ से बिलोंग करते हैं। एक के सामने जैन, एक के सामने बुद्धिस्ट और एक के सामने वैष्णव पंथ का यहाँ पे नाम जो है मेंशन किया गया है। चलिए देखते हैं। ना यहाँ पे अब जो हमारे ऑप्शन है वो क्या कहते हैं कि यहाँ पे कोई सा भी ठीक नहीं हो सकता, कोई एक भी हो सकता है, 2 भी और तीनों भी ठीक हो सकते हैं। तो सबके बारे में पता होना चाहिए। देखते हैं, सबसे पहले है जो नाथ मुनि है वो एक वैष्णव आचार्य है। तो यहाँ पे जो नाथ मुनि है वैष्णव आचार्य, थर्ड इज दी करेक्ट, ठीक है ना, थर्ड करेक्ट है। अगला यहाँ पे बताता है जो आर्य देवा है वो यहाँ पे बुद्धिस्ट स्कॉलर है। यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन है 1 वो गलत हो जाता है। आर्य देवा यहाँ पे इसके सामने जैन स्कॉलर दिया गया है, वो जैन नहीं बुद्धिस्ट स्कॉलर है, आपने अभी देखा, तो ये हमारा यहाँ पे गलत हो गया। अब सेकंड के बारे में भी पता होना चाहिए हमें। तो जो दिगनाग है वो भी यहाँ पे बुद्धिज्म से बिलोंग करते हैं। तो जो दिगनाग का जो ऑप्शन है वो करेक्ट है, मीन्स 2 और 3 इज द करेक्ट आंसर। तो ओनली 2 पेयर्स आर करेक्ट। इतना इजी क्वेश्चन था, कुछ भी टफ इसके अंदर नहीं था, डायरेक्ट वर्बेटिम सॉल्यूशन, नो बुक रिक्वायर्ड। अगला हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड। इसमें 3 स्टेटमेंट दी गई है बेसिकली जो
अर्ली मिडीवल इंडिया का जो पार्ट है या मिडीवल इंडिया का जो पार्ट है, दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड बेसिकली, और जो यहाँ पे चंगेज खान का यहाँ पे इन्वेजन हुआ था नॉर्थ वेस्ट ईयर जो फ्रंट था उसके ऊपर, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। अब यहाँ पे ये सीधा न्यूज़पेपर से आया है, इसको किसी भी बुक से आप सोल्व नहीं कर सकते, काफ़ी ज़्यादा टफ क्वेश्चन है। देखते हैं। सबसे पहले पूछा गया है कि जो फर्स्ट मंगोल इन्वेजन हुआ था इंडिया में, क्या वो जलालुद्दीन खलजी के टाइम पे हुआ था? दूसरा ऑप्शन है कि अलाउद्दीन खलजी के टाइम पे मंगोल्स ने क्या दिल्ली को घेर लिया था पूरा? तीसरा ऑप्शन कहता है मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे दिल्ली सल्तनत ने अपना जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर का जो रीजन है वो यहाँ पे खो दिया था मंगोल्स के हाथों। ऑप्शन कहते हैं कि कोई दो ठीक हो सकती है या मिनिमम एक तो ठीक है ही, तीनों तो ठीक नहीं हो सकती। अब यहाँ पे एक ग्रेट इंसाइट आपके लिए है कि जब बात आती है हिस्ट्री एंड कल्चर की, तो जो सबसे ज़्यादा ग्रेट सोर्स ऑफ करंट अफेयर है वो है न्यूज़ 9 लाइव वेबसाइट और हमारी स्वराज्य मैगजीन। एक बार आप खोल के देखना, देखिए हिस्ट्री यूपीएससी ने कभी ये नहीं बोला है कि द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में से ही क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पे कोई ऑफिशियल न्यूज़पेपर ये नहीं है, ना ही उनका कोई ऑफिशियल कंटेंट है। कुछ लोगों को लगता है कि जो क्वेश्चन है वो सिर्फ एनसीईआरटी से आएंगे, जबकि एनसीईआरटी से तो कोई क्वेश्चन ही नहीं आते। अब अगर टोटल 100 क्वेश्चन में से देखेंगे तो 5 क्वेश्चन भी एनसीईआरटी से नहीं आते प्रीलिम्स के, आपको ये भी पता होना चाहिए। तो यहाँ पे जो यूपीएससी का मतलब है वो करंट अफेयर से है, वो ये नहीं है कि किसी पर्टिकुलर न्यूज़पेपर से ही वो पूछते रहेंगे। नाउ खोल के देखना एक बार स्वराज्य मैगजीन और न्यूज़ 9 लाइव वेबसाइट के हिस्ट्री के आर्टिकल्स, तो आपको पता चलेगा कि जो करंट अफेयर की क्वालिटी होती है और कवरेज की क्वालिटी होती है वो क्या होती है। वो आपको यहाँ से देखने को मिलेगी, जो आपको इन बाकी के न्यूज़पेपर में भी देखने को नहीं मिलेगी। और इन मैगजीन और वेबसाइट का जो डायरेक्टली 30 to 40% क्वेश्चन के ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो। ये आपके लिए इंसाइट है। अब बात करते हैं, यह आर्टिकल कहता है कि मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में भी ये बात कर रहा है। इसमें इन तीनों पर्सनैलिटी के नाम दिए गए हैं, जो यहाँ पे तीनों पर्सनैलिटी आपके सामने है, अलाउद्दीन खलजी, जलालुद्दीन खलजी और यहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलक। ये क्वेश्चन यहाँ पे ये आर्टिकल हमें बताता है कि जो अलाउद्दीन खलजी है उसके टाइम पे यहाँ पे दिल्ली को मंगोल्स ने घेर लिया था बेसिकली। तो जो हमारी सेकेंड स्टेटमेंट है वो तो हो गई करेक्ट। ओके, अब यहाँ पे बात करते हैं कि मंगोल इन्वेजन जो पहला इंडिया पे हुआ था, क्या वो जलालुद्दीन के टाइम पे हुआ था? नहीं, वो हुआ था यहाँ पे बेसिकली किसके टाइम पे? वो हुआ था इल्तुतमिश के टाइम पे। अगर आप यहाँ पे बात करते हैं तो ये बताता है इल्तुतमिश ने इग्नोर किया था इंडस रिवर वैली का जो पूरा का पूरा एरिया है उसको 1220s में। और ये तो हम जानते ही है, जब नॉर्मली हम हिस्ट्री पढ़ते हैं कि पहले यहाँ पे इल्तुतमिश वाली जो डायनेस्टी है वो आई थी, बाद में दूसरी जो दिल्ली सल्तनत की डायनेस्टी थी वो थी खलजी डायनेस्टी। तो पहला इन्वेजन यहाँ पे हो चुका था मंगोल्स का इल्तुतमिश के टाइम पे। तो यहाँ पे जलालुद्दीन खलजी जो है वो लेट आया था, उसके टाइम पे पहला इन्वेजन नहीं हुआ था। पहली स्टेटमेंट हो गई गलत हमारी यहाँ पे टोटली। अगला यहाँ पे बात हो रही है कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर जो है वो यहाँ पे खोया था दिल्ली सल्तनत ने मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे। नहीं, ये खोया था यहाँ पे इल्तुतमिश के टाइम पे, जब मंगोल्स ने अटैक करके पूरे इस रीजन को अपने कब्जे में ले लिया था। बाद में यहाँ पे जो इल्तुतमिश है उसने यहाँ पे जंगीज खान के जो रिवोल्ट है उसको डिफीट कर दिया था और अपना जो एरिया है वो वापस कब्जे में ले लिया था। तो ये भी अपनी गलत हो गई। सेकंड इज द करेक्ट आंसर, तो बी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है। नो बुक रिक्वायर्ड डायरेक्टली वर्बेटिम सॉल्यूशन फ्रॉम द करंट अफेयर्स। नाउ अगला हम यहाँ पे बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में, जो अगेन सुपर टफ कैटेगरी में डाल दिया गया कि ये तो सोल्व करने के लायक है ही नहीं क्वेश्चन। तो ये कुलह दारान के बारे में पूछा गया था। कुलह दारान किसके लिए यूज होती है? तो हुआ क्या, यहाँ पे जो सैयद डायनेस्टी के बेसिकली मोहम्मद शाह है वो यहाँ पे न्यूज में थे। जब आप इन आर्टिकल्स को खोलते हैं और इनके बारे में एक स्टेप की रेट्रोस्पेक्टिव रिसर्च करते हैं, जो हम करते हैं हमारे करंट अफेयर में, तभी हम यहाँ पे डायरेक्ट सॉल्यूशन दे पा रहे हैं कुछ क्वेश्चंस का। और इस बार तो हम यहाँ पे मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चंस का डायरेक्ट सॉल्यूशन देने वाले हैं। लास्ट ईयर तो सिर्फ हमारे पास 10 दिन थे प्रीलिम्स से पहले और 3 घंटे का हमने कोर्स बनाया था। इस बार तो हमने 100 दिन पहले अपनी पूरी तैयारी करके रखी हुई है। बात करते हैं मोहम्मद शाह के बारे में। जैसे ही रेट्रोस्पेक्टिव रिसर्च करते हैं तो आपको ये वाली कैप देखने को मिलती है, कुलह दारान इस कैप को बोलते हैं बेसिकली, जो ये पॉइंटेड कैप है। जब हम इसको वीडी महाजन बुक से रेफर करते हैं तो सीधा देखने को मिलता है कि जो सैयद है वो एक पॉइंटेड कैप पहनते हैं, जो भी अभी मैंने आपको दिखाई, जिसको कुलह बोलते हैं और इसीलिए इनको कुलह दारान बोला जाता है। तो ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है हमारा डी, सैयद डायनेस्टी के लिए। तो इतना इजी सॉल्यूशन है इसका, कोई बुक रिक्वायर्ड नहीं थी इसके लिए। जो भी आप नॉर्मली बुक पढ़ते हैं उनमें से कोई सॉल्यूशन नहीं है। अगला हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है बेसिकली डच के बारे में।
ठीक है। और यहाँ पे पोर्तुगीज़ के बारे में और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। तो अर्ली जो पार्ट है आपका मॉडर्न हिस्ट्री का, या कह सकते हैं लेटर पार्ट जो मिडिवल पीरियड है, वहाँ से ये क्वेश्चन आया है। यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दी गई है, मैक्सिमम तीनों भी ठीक हो सकती है, क्वेश्चन के ऑप्शंस कुछ ऐसा बताते हैं, और मिनिमम 2 तो ठीक है ही। अब हमें देखनी है कौन सी गलत है, कौन सी वो एक है जो यहाँ पे गलत है, या कोई भी इनमें से गलत नहीं है। सबसे पहले यहाँ पे जो दी गई है, ओल्फोंसो द एल्बुक्यूरी के जो हैं, उन्होंने कैप्चर किया था गोवा को बीजापुर सल्तनत से। तो ये डायरेक्टली हमारे करंट अफेयर से आया था, जो हमने 3 घंटे का कोर्स बनाया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने सीधा बताया गया है कि कॉन्क्वेस्ट ऑफ गोवा हुआ था यहाँ पे पोर्तुगीज के द्वारा। एल्बुक्यूरिक जो एक गवर्नर थे इन 1510, और किसके टाइम पे हुआ था, बीजापुर सल्तनत के टाइम पे ये हुआ था। वो हमने पूरा का पूरा वीडियो में ढंग से समझाया भी है कैसे क्या हुआ था। तो 2 तो यहाँ पे हमारा हो गया करेक्ट। अब 2 ऑप्शन कहाँ कहाँ पे है, तो 2 ऑप्शन यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। ये ऑप्शन तो हमारा यहाँ पे गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं जो पहली स्टेटमेंट है, द डच एस्टेब्लिश्ड देयर फैक्ट्रीज वेयर हाउसेज ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ लैंड्स ग्रांटेड टू देम बाय गजपति रूलर। जो गजपति रूलर्स हैं, उन्होंने क्या यहाँ पे कोई ऐसा लैंड ग्रांट किया था डच ईस्ट इंडिया कंपनी को, कि जिसके ऊपर उन्होंने, डच ने अपनी पहली जो फैक्ट्री है उसके एस्टेब्लिशमेंट की। तो ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पे जो हमारे जो गजपति रूलर्स है, वो भी अगेन न्यूज़ में थे, उनका टाइम पीरियड भी न्यूज़ में था और डच का टाइम पीरियड भी न्यूज़ में था। तो डायरेक्ट सोल्यूशन यहाँ से निकल के आता है। ये हमें बताता है कि जो यहाँ पे गजपति एम्पायर का टाइम पीरियड था, वो था 1509 से 1529 के आसपास में वो रूल कर रहे थे। देन रेट्रोस्पेक्टिव रिसर्च में बताते हैं 1434 से 1541 में उनका टाइम पीरियड चल रहा था। अब यहाँ पे हमारा जो आर्टिकल है, ये वाला आर्टिकल, इसके अंदर से बेसिकली ये पूरा का पूरा क्वेश्चन उठ के आया है। यहाँ पे ये आर्टिकल हमें बताता है कि जो डच है, उनकी जो यहाँ पे पहली जो कंपनी है वो 1612 में या फैक्ट्री जो है वो एस्टेब्लिश हुई थी। तो टाइम पीरियड में काफ़ी ज़्यादा गैप है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पे सीधी हो जाती है हमारी रॉन्ग। अब यहाँ पे आपके सामने बचता है कि 3 भी आपको पता होना चाहिए। तो 3 क्या है, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या यहाँ पे विजयनगर एम्पायर के किसी वेसल के द्वारा या वाइसरॉय के द्वारा लैंड दिया गया था मद्रास में, जिसके ऊपर उन्होंने अपनी एक फैक्ट्री एस्टेब्लिश की। सेम आर्टिकल हमें यहाँ पे अंदर बताता है कि यहाँ पे मद्रास के अंदर क्या होता है कि जो फ्रांसिस डे और जो एंड्रयू कोगन जो ब्रिटिशर्स थे, वो यहाँ पे बेसिकली एक लैंड एक्वायर कर लेते हैं। कैसे, उनको यहाँ पे एक लैंड मिल जाता है राजा ऑफ चंद्रगिरी के द्वारा, जिनका नाम था यहाँ पे वेंकटप्पा नायक। और वो क्या थे, वो वाइसरॉय थे या फिर एक वेसल स्टेट के तौर पर काम करते थे विजयनगर एम्पायर की। अगले ये आर्टिकल हमें आगे बताता है कि जो वेंकटगिरी नायका है, वो यहाँ पे बेसिकली क्या थे, विजयनगर एम्पायर के वाइसरॉय थे। तो हाँ, ब्रिटिशर्स को यहाँ पे डायरेक्टली इनसे लैंड मिला था और उसी के ऊपर उन्होंने अपनी जो फैक्ट्री है मद्रास में वो एस्टेब्लिश की थी। तो 3rd भी हमारा करेक्ट है। तो 2 and 3 इज द करेक्ट आंसर। सो बी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर निकल के आ गया। नाउ अगला यहाँ पे हमारा है जो वो है 60 नंबर का जो हमारा क्वेश्चन है, ये है कौटिल्याज अर्थशास्त्र के बारे में। इसको भी काफ़ी ज़्यादा टफ डिक्लेयर कर दिया गया कि ये तो सोल्व हो ही नहीं सकता, ये तो जस्ट ऐसे ही एक टफ क्वेश्चन दे दिया यूपीएससी ने, ताकि इंसान जो एस्पिरेंट्स है वो सोल्व ना कर सके। 3 स्टेटमेंट दी गई है, मैक्सिमम तीनों भी ठीक हो सकती है, मिनिमम 2 तो ठीक है ही है। तो हमें यहाँ पे देखना है कौन सी ठीक है कौन सी गलत है। ना ये क्वेश्चन क्यों आया, यहाँ पे जो ये कौटिल्य की अर्थशास्त्र जो टेक्स्ट है, उसके अंदर स्लेव्स का जो जिक्र है पूरा डिटेल में दिया गया है, वो न्यूज़ में था। तो यहाँ पे इंडियन एक्सप्रेस में भी आर्टिकल आया, न्यू इंडियन एक्सप्रेस में भी आया, और स्वराज्य मैगजीन का भी आर्टिकल है जो पूरे के पूरे क्वेश्चन को डायरेक्टली सोल्व कराता है। और वो उपिंदर सिंह बुक को रेफर करता है, और उपिंदर सिंह बुक के बारे में वो बताता है कि उसमें अर्थशास्त्र का जो एक बॉक्स दिया गया है और स्लेव्स के बारे में डिटेल में बताया गया है। नाउ यहाँ पे जब हम यहाँ पे देखते हैं हमारी उपिंदर सिंह के अंदर, तो पूरा का पूरा यहाँ पे जो सॉल्यूशन है डायरेक्टली वो होता है। ये हमें क्या कहता है आर्टिकल, पेज, there is a reference to the manumission of slaves on payment of a sum of money. Kautilya also states that if a dasi bore her master a son, she was released from enslavement. अगर एक दासी को, एक स्लेव को, जिसकी वो स्लेव बनी हुई है, अगर वो उसको एक बच्चा पैदा करके देती है लड़का, तो वो यहाँ पे फ्री हो जाएगी लीगली, पहली बात। दूसरी बात है, अगर वो जो चाइल्ड है वो एक लड़का होता है, तो वो यहाँ पे बेसिकली जो स्लेव का चाइल्ड है, एक स्लेव लेडी का, वो यहाँ पे अपने फादर का लेजिटिमेट सन बन जाएगा, उसको स्टेटस मिल जाएगा, बिल्कुल लीगल स्टेटस। हमारी जो 2 स्टेटमेंट है 2nd और 3, वो क्या कहती है कि फीमेल स्लेव जो है, अगर वो अपने मास्टर को एक लड़का देती है, तो यहाँ पे वो लीगली फ्री हो जाएगी। बिल्कुल यहाँ पे एग्जामिनर ने क्या किया, कॉपी पेस्ट कर दिया। आप वर्ड देख लेना, सारे के सारे वर्ड यूं के यूं। 2nd करेक्ट है, 3rd भी करेक्ट है यहाँ पे, कि जो यहाँ पे वो लड़का है, जो बच्चा होगा, उसको लीगल स्टेटस मिल जाएगा। तो 2 and 3 तो करेक्ट है। तो ये हमारे हो गए यहाँ पे रॉन्ग ऑप्शन। अब हमें बी और डी में देखना है। यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो कहती है पर्सन कुड बी अ स्लेव एज अ रिजल्ट ऑफ अ जुडिशियल पनिशमेंट।
कोई भी एक ऐसा इंसान जिसको यहाँ पे जुडिशियल पनिशमेंट मिली है वो यहाँ पे स्लेव हो सकता है। तो ये हमारा सीधा क्या बताता है, द अर्थशास्त्र ऑन दी अदर हैंड हैज़ अ वेरी डिटेल्ड डिस्कशन ऑफ दासाज एंड अही ताकाज दोज प्लेज टू क्रेडिटर्स व्हेन कॉन्ट्रैक्टिंग अ डेट। मतलब कि जो यहाँ पे ऐसे लोग जो जिन्होंने डेट वगैरह लिया है वो यहाँ पे दास बन जाते हैं अगर वो यहाँ पे उसको चुका नहीं पाते, और उनको एक जुडिशियल यहाँ पे बेसिकली प्रोसीडिंग के अंदर स्लेव घोषित कर दिया जाता है। तो फर्स्ट जो है वो भी हमारा करेक्ट हो गया। तो 1 2 3 इज द डायरेक्ट आंसर। आपकी किसी भी नॉर्मल बुक से ये नहीं आया, सीधा का सीधा इस आर्टिकल को भी अगर खोलेंगे तो ये सारे के सारे पॉइंट आप दिए गए हैं, आप पढ़ सकते हैं डिटेल के अंदर। नाउ यहाँ पे एक इंसाइट आपके लिए है। अगर आप देखते हैं 2019, 20, 21, 22 में कितने क्वेश्चन डायरेक्टली करंट अफेयर से आए, तो 19 में टोटल जो हमारे हिस्ट्री एंड कल्चर के क्वेश्चन है 55% क्वेश्चन डायरेक्टली न्यूज़पेपर से आए वर्बेटिम। फिर 2020 में 60% क्वेश्चन, 2021 में 100% क्वेश्चन, 2022 में 100% जो क्वेश्चन है वो सीधे करंट अफेयर से आए, कोई भी बुक की रिक्वायरमेंट नहीं थी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, अगेन इसको भी काफ़ी टफ बता दिया गया जो कि सबसे ज़्यादा इजी था, और ये हमारे करंट अफेयर से भी आया प्रॉपर। यहाँ पे जो हमारा 2022 का कोर्स है उसका लेक्चर नंबर, डेट वगैरह सब दी गई है, आप चेक भी कर सकते हैं। यहाँ पे दिया गया है 4 ऐसी साइट जो अशोका मेजर रॉक एडिक्ट को जहाँ पे हैं, ऐसी साइट्स 4, और उनकी लोकेशंस दी गई है। तो हमें देखना है क्या ये लोकेशंस ठीक है। अब यहाँ पे जो धौली है और जो यहाँ पे हमारी जोगाड़ा है, ये जो 2 साइट है ये ओडिशा में है। ये हमने अपने करंट अफेयर में कवर भी किया था और ये हमने अपनी वीडियो में ढंग से बताया भी था। ये वाला हमारा करंट अफेयर था जिसमें हमने बताया था बहरामपुर, जिसको यहाँ पे समापा भी बोला जाता है, वीडियो में हमने बताया था जोगाड़ा भी बोला जाता है। इट वॉज अ प्रोविंशियल हेडक्वार्टर ऑफ मौर्यन डायनेस्टी। ये प्रोविंशियल हेडक्वार्टर है बेसिकली रहे थे मौर्यन डायनेस्टी के। और हमने फिर ये बताया था कि धौली और जो समापा या जोगाड़ा जो है वो ओडिशा के अंदर यहाँ पे स्थित है, तो ये हमने बताया था। अब यहाँ पे धौली वाला जो पॉइंट है वो करेक्ट हो गया, ओडिशा में है। जोगाड़ा हम जानते हैं ओडिशा में है, जिसको समापा भी बोलते हैं, तो ये गलत हो गया, मध्य प्रदेश इसके सामने दिया हुआ है। तो इतना तो हमारे यहाँ से डायरेक्टली सोल्व हो गया। अब यहाँ पे हमें क्या देखना है, ऑल 4 पॉइंट्स तो करेक्ट नहीं हो सकते, ये हमें पता है। अब यहाँ पे हमें देखना है कलसी के बारे में और येरागुड़ी के बारे में। तो कलसी और येरागुड़ी जो है वो भी यहाँ पे डायरेक्टली न्यूज़ में थे। आप देख सकते हैं कलसी जो है वो बेसिकली उत्तराखंड के अंदर है, तो यहाँ पे कलसी कर्नाटका में नहीं है, उत्तराखंड में है। फिर यहाँ पे हमारा जो येरागुड़ी है या एरागुड़ी है वो यहाँ पे हमारा कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट में आंध्र प्रदेश के अंदर है, तो यस वो आंध्र प्रदेश में है। तो ओनली 2 पेयर ही करेक्ट होते हैं, धौली और यहाँ पे येरागुड़ी। लास्ट के जो दोनों हैं वो गलत, उनके ऑप्शन दिए गए हैं। डायरेक्ट सॉल्यूशन, नो बुक रिक्वायर्ड। नाउ अगला हमारा यहाँ पे है, इसको भी अगेन बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन डिक्लेयर किया गया, क्योंकि ये इनमें से आपने 3 ऐसे रूलर्स हैं जिनके नाम भी आपने ज़्यादातर नहीं सुने होंगे, स्पेशली ऊपर वाले 2 के तो आपने नाम कम ही सुने होंगे। अब यहाँ पे किया क्या एग्जामिनर ने, देखिए जो भोज जो रूलर थे वो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में थे, उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा पिछली साल में मुद्दा छिड़ा हुआ था क्या कि क्या वो एक राजपूत रूलर है, क्या वो गुर्जर प्रतिहार रूलर है। तो उनके ऊपर वेरियस आर्टिकल्स लगातार आ रहे थे द हिंदू के। एग्जामिनर ने क्या किया, उपिंदर सिंह का सीधा एक पेज उठाया और वहाँ से इसके बारे में पूरा क्वेश्चन बना दिया। आप सरप्राइज हो जाएंगे देख के कि क्वेश्चन कैसे बनाया गया। 4 यहाँ पे रूलर आप देख सकते हैं, नन्नू का, जयशक्ति, नागभट्टा 2 एंड भोजा। तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं नागभट्टा 1 आपका, नागभट्टा 2 आपके सामने, भोजा आपके सामने, एक पेज में सारे, नन्नू का आपके सामने और जयशक्ति आपके सामने। ये सीधा पेज आपको बताता है कि नागभट्टा 1, नागभट्टा 2 एंड भोजा जो है वो कौन है, गुर्जर प्रतिहारा रूलर्स हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं नागभट्टा 2 जो है वो गुर्जर प्रतिहार रूलर है, करेक्ट हो गया। भोजा जो है वो राष्ट्रकूटा रूलर ऑप्शन दिया गया है, हमने देखा कि वो एक गुर्जर प्रतिहार रूलर है, तो ये रॉन्ग ऑप्शन हो गया। अब जयशक्ति और नन्नू का, ये कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं, ये बिलोंग करते हैं चंदेला डायनेस्टी से। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो नन्नू का तो ठीक है करेक्ट ऑप्शन है, लेकिन जयशक्ति के आगे परमार लिख दिया, मींस कितना इजीली सीधा कॉपी पेस्ट यहाँ पे क्वेश्चन बना दिया गया। तो यहाँ पे ये हमारा रॉन्ग हो जाता है। आपकी किसी भी नॉर्मल बुक से इसको सपनों में भी सोल्व नहीं किया जा सकता, सीधा का सीधा करंट अफेयर और करंट अफेयर से देन रेट्रोस्पेक्टिव रिसर्च ऑफ अ पर्टिकुलर बुक, जो हम जानते हैं कहाँ कहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं, एग्जामिनर के क्या पैटर्न है। तो हमें यहाँ से पता चलता है ओनली 2 पेयर्स आर करेक्ट। नाउ अगला क्वेश्चन है यहाँ पे अगेन एक टफ क्वेश्चन, योग वशिष्ठ जो है इसका हालांकि एनसीईआरटी में भी मेंशन है इस एक क्वेश्चन का, योग वशिष्ठ, लेकिन ये आया क्यों वो हम देखते हैं, और ये इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन क्या करंट अफेयर में था तो वो भी हम देखते हैं। योग वशिष्ठ जो है उसको यहाँ पे बेसिकली पर्शियन में ट्रांसलेट किया गया था किस रूलर के टाइम पीरियड में। तो यहाँ पे हमें सीधा पता चलता है, फ्रंट लाइन जो द हिंदू की मैगजीन है जो हम कवर करते हैं हमारे करंट अफेयर में, कि जो योग वशिष्ठ है वो यहाँ पे अकबर के टाइम पे बेसिकली उसको
ट्रांसलेट किया गया था। ये एक और आर्टिकल है दूसरा जो हमें इसके बारे में बताता है। देन इंडियन एक्सप्रेस का एक आर्टिकल है जो सीधा कहता है कि अकबर के पीरियड में यहाँ पे गोल्डन ईरा ऑफ संस्कृत बोले जाती है और योग वशिष्ठ को बेसिकली ट्रांसलेट किया गया था। तो यहाँ पे हमारा सिंपल आंसर निकल के आ गया। नाउ आप में से काफ़ी सारे बच्चे हैं जो कंफ्यूज हैं, डेटा नहीं देखते। डेटा साइंस का बिल्कुल यहाँ पे यूपीएससी में महत्व है नहीं, इसलिए किसी को पता ही नहीं है क्वेश्चन कहाँ से आते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं हिस्ट्री एंड कल्चर में कि प्रीलिम्स में क्या वेटेज है। तो प्रीलिम्स में जो वेटेज है 17 से 18 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज हर साल आते हैं प्रीलिम्स के हिस्ट्री एंड कल्चर के। तो एक मेजर पोर्शन है। अगर हिस्ट्री पे आपकी कमांड नहीं है या इन मार्क्स को आप नहीं ले सकते जो ये अराउंड 34 to 36 मार्क्स है, इनका अगर एक मेजर पोर्शन आप नहीं ले सकते तो फेल होना फिर तय हो जाता है। दूसरी बात है एंशंट एंड मिडिवल को आजकल काफ़ी सारे बच्चे छोड़ देते हैं कि एंशंट और मिडिवल के क्वेश्चन को तो सोल्व ही नहीं किया जा सकता। जबकि अगर आप देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के जो क्वेश्चन है वो ऑन एन एवरेज 35 to 40% है और एंशंट और मिडिवल के 60 to इवन 70% तक भी हो जाते हैं किसी किसी साल में। तो ऑन एन एवरेज 65% के आसपास रहते हैं। तो आप डेटा यहाँ पे देख सकते हैं कितने क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, तो आप कैसे इतने बड़े पोर्शन को छोड़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे संगम लिटरेचर के बारे में। यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दी गई है, कोई सी एक ही ठीक होने वाली है। देखते हैं जो ठीक है वो क्या है कि सोशल क्लासिफिकेशन ऑफ वर्णा जो है वो संगम पोइट्स उसके बारे में जानते थे। नॉर्थ इंडिया में बेसिकली 4 अलग अलग वर्ण थे, हम जानते हैं। क्या उन वर्णों के बारे में संगम लिटरेचर जो साउथ इंडिया में एक संगम पीरियड चल रहा था वो जानते थे उसके बारे में कि नॉर्थ में ऐसे 4 वर्ण हैं। तो यहाँ पे सीधा आर्टिकल फ्रंट लाइन द हिंदू का हमें बताता है कि जो वर्ण है एंशिएंट इंडिया में उसको यहाँ पे बेसिकली संगम पोइट्री जो है वो जानते तो थे, लेकिन वो एज अ कास्ट के तौर पे उसके बारे में बात नहीं करते थे। स्वराज्य मैगजीन का जो मैंने बताया सबसे बेस्ट है हिस्ट्री के लिए, वो यहाँ पे डायरेक्टली बताती है कि संगम पोएम्स जो है वो यहाँ पे ब्राह्मण्स के बारे में बात करते हैं। मीन्स वो वर्ण के बारे में जानते थे लेकिन कोई डीप इंप्रेशन एज सच देखने को नहीं मिलता, लेकिन जानते थे। ये आपको पता होना चाहिए। 4 फोल्ड वर्णा के बारे में डीप इंप्रेशन नहीं मिलता, जानते जरूर थे। इसलिए ये न्यूज़ में आया। सीधा का सीधा बी करेक्ट आंसर हमारा हो गया कि यस वो जानते थे। अब यहाँ पे बाकी की चारों स्टेटमेंट कहाँ से आई? जो हमारी उपिंदर सिंह बुक है डायरेक्टली वहाँ से उठा लिया। जो न्यूज़ में है उसके ऊपर सीधा उपिंदर सिंह में जाके वो रिसर्च करते हैं और वहाँ से क्वेश्चन बना देते हैं। और भी ऐसी 2-3 बुक्स है जहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन बनते हैं जो कोई जानता ही नहीं है। नाउ पहला है जो फर्स्ट हमारी स्टेटमेंट है वो कहती है संगम पोएम्स जो है उनके अंदर मटेरियल कल्चर का कोई जिक्र नहीं है। जबकि ये बुक का एक ही पेज के ऊपर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सीधा बताती है संगम पोएम्स के अंदर यहाँ पे मटेरियल कल्चर काफ़ी ज़्यादा इंसिडेंटली दिया गया है। तो ये हमारा रोंग हो गया। तीसरी स्टेटमेंट है संगम पोएम्स हैव नो रेफरेंस टू वॉरियर एथिक। जबकि हमारा यहाँ पे सीधा पता चलता है कि संगम पोएम्स में यहाँ पे बताया गया है खूब सारा वॉरियर एथिक्स के बारे में। चौथी स्टेटमेंट है संगम लिटरेचर रेफर्स टू मैजिकल फोर्सेस एज इरेशनल। नहीं, वो इरेशनल नहीं बताते मैजिकल फोर्सेस को, वो यहाँ पे उसके अंदर बिलीव करते हैं डायरेक्टली। आपका सारा का सारा यहाँ पे दिया गया है। तो सीधा डायरेक्ट सॉल्यूशन, कोई भी आपकी नॉर्मल बुक से इसको सोल्व नहीं किया जा सकता। अगला हमारा यहाँ पे है बेसिकली रामानुजाचार्य के बारे में। ये सीधा क्वेश्चन डायरेक्टली हमारे करंट अफेयर से आया। कैसे बच्चों ने सीधा इसको सोल्व कर लिया डायरेक्टली हमने, क्योंकि ये दिया हुआ था। अब देखते हैं यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कोई सा एक ठीक होने वाला है। सिंपल क्वेश्चन है, 3-4 के ऑप्शन नहीं दिए गए। यहाँ पे ये हमसे बताता है कि द बेस्ट मीन्स ऑफ सैल्वेशन वाज डिवोशन। रामानुजाचार्य की ये फिलोसॉफी थी कि अगर आपको मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो डिवोशन जो होता है, डिवोशन मतलब कि सेल्फ सरेंडर टू गॉड जो होता है बेसिकली, वो आपको यहाँ पे मोक्ष की प्राप्ति करा देगा। हमारा यहाँ पे प्रॉपर डेट्स के साथ दिया गया है। जो 3 घंटे का कोर्स था पिछले साल का, उसमें बताया गया था कि यहाँ पे फेथ इन दी प्रपत्ति मार्ग हमने वीडियो में बताया था क्या है। ये बेसिकली हमारा मोक्ष प्राप्ति करने का जरिया। जो प्रपत्ति मार्ग है उसका मतलब होता है मोक्ष की प्राप्ति करना। फिर हमने ये भी बताया था पाथ ऑफ सेल्फ सरेंडर टू गॉड, जिसको डिवोशन बोलते हैं बेसिकली, किस चीज़ के लिए? मोक्ष की प्राप्ति के लिए। तो वो हमने पूरा डिटेल में बताया ही था। देन उसके बाद एक और आर्टिकल हमारा पिछले साल का ही, डेट दी गई है आपके सामने, उसमें भी हमने बताया था कि यहाँ पे जो अलवर्स हैं जिसमें रामानुजाचार्य भी आते हैं, वो यहाँ पे बेसिकली जो डिवोशन टू हिंदू गॉड है उसको मोक्ष की प्राप्ति का रास्ता बताते हैं। सीधा सॉल्यूशन इवन आपका इंडियन एक्सप्रेस में भी सीधा दिया गया है, ही स्पोक ऑफ यूनिवर्सल सैल्वेशन थ्रू डिवोशन टू गॉड। तो सीधा सॉल्यूशन, कोई बुक रिक्वायर्ड नहीं और आपकी नॉर्मल किसी बुक से सोल्व होगा भी नहीं। नाउ बात करते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन इस साल का। प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ पे एक न्यू सर्किट हाउस को बेसिकली क्या किया है? इनोग्रेट किया है सोमनाथ टेम्पल में। 3 स्टेटमेंट दी गई है। ऑप्शन कहता है तीनों भी ठीक हो सकती है और मिनिमम 2 तो ठीक है ही। यहाँ पे देखते हैं, अगर हम एक इंसाइट आपको और देना चाहे, ओनली 3 to 4 क्वेश्चंस ऑफ हिस्ट्री आर रिक्वायर्ड टू सॉल्व, रिमेनिंग क्वेश्चंस आर जस्ट टू लीव। अगेन ये एक मेंटेलिटी है आज शायद जो आपकी ब्रेक हो रही होगी। यहाँ पे हम देखते हैं
सीधा का सीधा दिया गया है कि सोमनाथ टेम्पल क्या है, एक ज्योतिर्लिंग श्राइन है। बिल्कुल ज्योतिर्लिंग श्राइन है, इंडियन एक्सप्रेस में दिया हुआ है। फर्स्ट इज द करेक्ट। सेकंड है सोमनाथ टेम्पल का एल बेरुनी जो है उनके लिटरेचर में डिस्क्रिप्शन मिलता है, बिल्कुल मिलता है, सीधा दिया गया है। एल बेरुनी के लिटरेचर में उसने लिखा है सोमनाथ टेम्पल के बारे में। तीसरी स्टेटमेंट है जो प्राण प्रतिष्ठा हुई थी सोमनाथ टेम्पल की इंडिपेंडेंस के जस्ट बाद, तो वो क्या यहाँ पे प्रेसिडेंट एस राधाकृष्णन के द्वारा की गई थी? नहीं, वो राजेंद्र प्रसाद जो थे उनके द्वारा की गई थी। डायरेक्ट सॉल्यूशन, तो ये हमारा गलत हो गया। 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर। नाउ एक और जो क्वेश्चन है जो हमारा सीधा यहाँ से डायरेक्टली हमारे करंट अफेयर से आया 3 घंटे के अंदर से, वो है यहाँ पे मेंस का क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ये पूछता है गुप्त पीरियड और चोला पीरियड का इंडियन हेरिटेज में जो योगदान है, कंट्रीब्यूशन है, उसके बारे में बताइए। हमने यहाँ पे क्या किया टोटली, सॉरी थोड़ी हेल्थ ख़राब है एक्चुअली, गला अभी थोड़ा चोक है, दैट्स वाई थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, बेसिकली यूपीएससी के मेंस में एग्जाम में किस चीज़ के मार्क्स मिलते हैं? यूनिक कंटेंट के। सभी जो नॉर्मल बुक्स है वो तो सबने पढ़ी हुई है, वो वही पॉइंट लिख के आएंगे। मार्क्स किस चीज़ के मिलेंगे? यूनिक कंटेंट के। ठीक है, हमने यहाँ पे 15 ऐसे यूनिक पॉइंट दिए हैं जो आपके जो एग्जामिनर को चौंका देने वाले हैं टोटली, जो किसी नॉर्मल बुक में नहीं दिए गए। इनमें से 11-12 ऐसे जो किसी भी बुक के अंदर नहीं दिए गए। देन यूजुअली होता क्या है, 15 नंबर के क्वेश्चन में से हम 3 से 4 नंबर ही पा पाते हैं। इसका सबूत क्या है कि अगर आप एवरेज देखोगे GS1 की, 250 में से सभी लोगों को 70 से 78 मार्क मिलते हैं। लेकिन कुछ ऐसे स्पेशल एस्पिरेंट होते हैं जो 140 तक भी यहाँ पे हमारे GS1 में मार्क्स ले जाते हैं। फ़र्क किस चीज़ का है? यूनिक कंटेंट का। वो नया कंटेंट जो एग्जामिनर देखना चाहता है, जो न्यूज़ में रहा है। क्या कहती है यूपीएससी की नोटिफिकेशन? कि हमें एक अवेयर कैंडिडेट चाहिए, ना कि बुक्स को रटने वाले। अब यहाँ पे सीधे के सीधे मार्क्स आपको कैसे मिलेंगे? इतने सारे यूनिक पॉइंट्स हमने दिए हुए हैं, अगर आप पीडीएफ पढ़ेंगे तो आपको देखने को मिलेगा, ये किसी बुक में मेंशन नहीं है। तो आपको इनके बारे में भी अच्छे से पता होना चाहिए। तो 15 मार्क्स का जो एक क्वेश्चन है ये डायरेक्टली हमने यहाँ से सोल्व कराया पूरे मार्क्स का। आप यहाँ पे जो 2021 के क्वेश्चन हैं उनको भी अच्छे से पढ़ सकते हैं, पीडीएफ के अंदर दिए गए हैं। सारे के सारे क्वेश्चन वर्बेटिम न्यूज़पेपर से आए थे। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।